नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करेंटपुरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कवर कराने वाले हैं संज्ञा से लेकर अव्यय तक। जो भी पार्ट यहाँ पर बना है वो हम आपको क्लियर करा देंगे। यहाँ पर जो पद के भेद होते हैं तो पद के भेद होते हैं 5। अब 5 कौन कौन से होते हैं तो संज्ञा से लेकर अव्यय तक होते हैं। तो पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा अव्यय। तो ये आपके होते हैं। तो ये आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल एकदम समझा देंगे, जिससे आप समझ जाएंगे और एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा नया आने वाला वीडियो आपके पास पहुँचे सबसे पहले। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर संज्ञा संज्ञा की परिभाषा दी गई है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो लगभग सभी को पता होता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई भी प्राणी है उसके नाम को, या कोई भी वस्तु है या कोई स्थान है तो उसे जो है यहाँ पर संज्ञा कहते हैं। मतलब इसे बांटा कितने आधार पर गया है तो सबसे पहले व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आगे अर्थ के आधार पर होती है 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो ये आपका हो गया। कितने आधार पर होती है तो यहाँ पर 2 आधार पर अभी दिया गया है व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की और अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की। और कौन कौन सी ये आपको देख लेना है, या यहाँ पर दिया गया, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जो एक व्यक्ति और एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जो एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान के बारे में बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नोट यहाँ पर दिया गया है, जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब जो एक के बारे में बोध करा है तो उसे व्यक्तिवाचक, और जो एक से ज्यादा के बारे में तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम जातिवाचक। सबसे पहले यहाँ पर इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे गंगा, हिमालय, रामपुर, भारत, पवन, पाकिस्तान, काला सागर, सूर्य। ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर वह संज्ञा जो एक जाति या वर्ग के बारे में बोध कराती है, क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कोई भी पद का नाम हो तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा, या कोई व्यवसाय का नाम हो तो भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। संबंध कोई भी हो तो वो भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। प्राकृतिक आपदा वो भी आपकी जातिवाचक संज्ञा में आती है। और फर्नीचर कोई भी हो तो उसका नाम भी जो है जातिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे एसडीएम या डीएम या उपसभापति। इसी तरह से व्यवसाय में डॉक्टर, वकील, शिक्षक, मोची, ठेकेदार, ये जो हैं ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। संबंध पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, बुआ, फूफा, ये जो है सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप, ये जो हैं आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। फर्नीचर में जैसे स्टूल, कुर्सी, मेज, ये सब हैं आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद आपका है समूहवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो एक समूह या वर्ग के बारे में बताए, एक समूह वर्ग के बारे में बताए, तो वहां पर आपका हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाता है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा, कक्षा में एक विद्यार्थी नहीं बैठता है। कक्षा में आप देखते होंगे बहुत सारे 100 की कक्षा लगती हैं, 100 विद्यार्थियों की, या कुछ ज़्यादा की या कुछ कम की। तो इस तरह से जहाँ पर एक समूह होता है तो वहाँ पर होता है समूहवाचक संज्ञा। तो इसी तरह से सेना, इसी तरह से संगठन, इसी तरह से अधिकारी, पुलिस, बारात, मंच, पुस्तकालय, पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी होंगी, तो ये आपका हो गया समूहवाचक संज्ञा। इसके आगे दोस्तों देख लेते हैं तो आपका आ जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? वह संज्ञा जिसे मापा व तोला जा सके तो उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे मापा तोला जा सके और साथ साथ जिसका जो है यहाँ पर गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके, मतलब जिसे की काउंटिंग ना की जा सके, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर दूध, दूध को आप यहाँ पर माप सकते हैं, माप और सकते हैं और तोल भी सकते हैं साथ साथ, लेकिन इसे दोस्तों गिन नहीं सकते, तो ये आपका हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी तरह से मक्खन, चावल, दही, लकड़ी, गेहूं, सोना, घी, तेल, चांदी, कपड़ा, चाय, पीतल, पनीर, पानी, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें आप माप सकते हैं।
और तोल भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों इन्हें जो है आप गिन नहीं सकते, तो ये आपकी हो जाएंगी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी तरह से भाववाचक संज्ञा, भाव संज्ञा जो गुणधर्म स्वभाव या भाव के बारे में बोध कराती है भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कोई भी है आपके भाव के बारे में बोध कराए, या आप अच्छे हैं या आप बुरे हैं या आप बहुत अच्छे हैं, तो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध है, क्रोध एक मतलब भाव का बोध कराता है, ये भाव का बोध कराता है कि क्रोध, आदमी क्रोधी है, तो वो क्या हो जाता है वहाँ पर एक भाववाचक संज्ञा हो जाता है। इसी तरह से ईमानदारी, लोग कहते हैं वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है, उसने मेरे 50 रुपए गिर गए थे, उसे मिले थे, उसने मुझे दे दिए, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। आगे यहाँ पर इसी तरह से गरीबी, हया, चुभन, दया, सुंदरता, ईर्ष्या, ममत्व, मिठास, खुजली, गुरुत्व, जलन, ये जो है भाववाचक संज्ञा होते हैं। इसी तरह से दोस्तों आगे दिया गया है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। जो सबका नाम, सर्व मतलब सबका और नाम मतलब नाम, तो यहाँ पर सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हो जाता है सबका नाम। सबका नाम इसका जो है शाब्दिक अर्थ, इसके आगे परिभाषा देख लेते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के एक स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 11। एक बार परिभाषा फिर से देख लें। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। इनकी हिंदी में संख्या 11 होती है। सर्वनाम के भेद या प्रकार, तो सबसे पहले यहाँ पर ये 6 प्रकार दिए गए हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इनकी पहचान कैसे करेंगे? जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको यह देखने को मिल जाएगा यह, वह, ये, वे, कहीं पर है तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक मतलब किसी के बारे में नहीं पता है, निश्चित नहीं है, तो वहाँ पर आप निश्चय करेंगे कोई या कुछ, कहीं पर दिख जाए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको ये सिंपली चिन्ह लगा मिल जाएगा प्रश्नवाचक का। आगे संबंधवाचक जो, सो, जिसका, जिसकी, ये दिए हुए हैं तो आपका संबंधवाचक सर्वनाम। स्वयं, आप, खुद, उत्तम, मध्यम, अन्य, ये जो है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध होता है तो उन्हें ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जहाँ पर निश्चित वस्तुओं के होने का बोध हो तो वहाँ पर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, वहाँ पर मतलब साफ पता चल रहा है, वो बता रहा है कि ये मेरी ही कार है, किसी अन्य की नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा घर है, तो यहाँ पर वह क्या इशारा कर रहा है कि वह मेरा घर है, मतलब यहाँ पर किसी अन्य का घर नहीं हो सकता ना, क्योंकि वह उसका घर हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे दोस्तों इसी तरह से उदाहरण दिए गए हैं, वे तुम्हारे पति हैं। आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध न हो तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ आदि, मतलब कहीं पर कोई या कुछ आया हो तो आप समझ जाइए वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे चने में कुछ गिर गया है, मतलब वहाँ पर निश्चित नहीं है क्या गिरा है, मतलब धूल का कण गिरा है या वहाँ पर मक्खी गिरी है या कुछ भी गिरा है, तो वहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है ना, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रीना को कोई मिल गया है, वहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि उनके फूफा मिले हैं, ताऊ मिले हैं, दादा मिला है, ये मतलब कोई भी मिला है, तो वहाँ पर ये निश्चित नहीं है ना, तो यहाँ पर ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये हो गया आपका। आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ये लगभग सब जानते हैं, क्योंकि जहाँ पर कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा हो, जैसे मैं अभी आपसे पूछूं आप इस समय क्या कर रहे हैं, तो आप तो सिंपली बात है ये है कि आप अभी पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई आपसे पूछे आप अभी क्या कर रहे हैं, तो ये मतलब एक उन्होंने प्रश्न किया है आपसे, तो वहां पर हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का बोध हो तो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और इनमें शब्द कौन कौन से आते हैं? तो क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये जहां पर भी शब्द आ जाएं तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे, ये आपको दिख जाए तो वहां पर दोस्तों आपका ये हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो और पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता। दोस्तों आपको समझना है, रटना नहीं है, समझना है, और एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए वो आप उसको आसानी से कर पाएं बिना किसी दिक्कत के। तो जैसे यहाँ पर दिया गया संबंधवाचक सर्वनाम में जो आए या सो आए
या जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, वैसा, ये मतलब अगर आता है तो वहां पर आपका होता है संबंधवाचक सर्वनाम। कैसे होगा? जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर संबंध बताया गया है ना, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, तो यहाँ पर वो व्यक्ति एक ही है। तो यहाँ पर अभी कहा गया, आप देख सकते हैं, किसी के संबंध होने का बोध हो और पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो। अगर यहाँ पर जिसकी लाठी ना होती, तो अगर यहाँ पर ये ना होता तो उसकी भैंस, इसका कोई चांस ही नहीं बनता ना दूसरे वाक्य का पहले वाक्य से मेल खाने का। तो यहाँ पर जिसकी लाठी है उसी की भैंस, तो ये जो है दूसरा वाक्य है पहले पर आधारित है, तो पहले पर आधारित हो गया, इसलिए आपका हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा देश वैसा वेश, तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। आगे अगर बात करें तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये आपका हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। आगे दोस्तों देख लेते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जहां पर आप, स्वयं, खुद, ऐसे शब्द आए तो वहां पर होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप भले तो जग भला, और यहाँ पर क्या बोला गया है? जिन सर्वनामों में स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो, तो यहाँ पर स्वयं के द्वारा यह कार्य किया गया है आप भले, आप भले तो जग भला, तो यहाँ पर आपका हो गया निजवाचक, मतलब ये खुद के लिए कहा गया ना, आप भले तो जग भला। तो दोस्तों ये हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। आगे देख लेते हैं, तो इसके आगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में ये होते हैं आपके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में ये पहचान भी दी गई है, जैसे मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी, तो ये हैं उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, तुमसे और तुम, तुमको, तो ये जो हैं आपके मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष में कौन से आते हैं? तो यह, वह, ये, वे, तो ये आते हैं अन्य पुरुष में। इसके आगे दोस्तों देख लेते हैं, तो दोस्तों इसके बाद आपका अभी ये संज्ञा और सर्वनाम ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब आपका है विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण अब होता क्या है? तो विशेषण में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले विशेषण, जो शब्द विशेषता बताता है तो उसे विशेषण कहते हैं। विशेष से क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। आगे दोस्तों देख लेते हैं, तो विशेषण के भेद या प्रकार दिए गए हैं, जैसे सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। तो ये आपके विशेषण के जो हैं भेद दे दिए गए हैं, या प्रकार, भेद या प्रकार का है। तो दोस्तों सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद संख्यावाचक विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण दिया गया है, जैसे कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया है कि आपके छात्र कितने हैं, निश्चित है ना यहाँ पर, तो आपका हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे आगे दिया गया है, सुमन का सुपर टेट में 5वां स्थान आया है, यहाँ पर भी निश्चित है क्योंकि यहाँ पर स्थान बता दिया गया ना, टोटल जो छात्र हैं उनमें जो है 5वां स्थान है। तो इसके आगे बारात में कुछ लोग आए हैं, अब यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक होगा क्योंकि यहाँ पर अभी काउंट नहीं दिया हुआ है ना, कितने लोग आए हैं, यहाँ पर 50 आए हैं या 100 आए हैं या 150 आए हैं, यहाँ पर टोटल निश्चित नहीं दिया गया है, तो हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म और स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुणधर्म या स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? जैसे कालबोधक विशेषण। कालबोधक में क्या है? जैसे नया पुराना, आधुनिक प्राचीन, या ताजा या मौसमी या बासी, तो इस तरह से यह कालबोधक विशेषण है। कालबोधक विशेषण ये हो गया। आगे रंगबोधक विशेषण, रंग तो सभी जानते हैं, तो रंगबोधक विशेषण ये समझने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, जैसे काला, नीला, पीला, लाल, हरा। जैसे यहाँ पर अगर कोई प्रश्न आ जाए जिसमें दिया गया हो, जैसे सेब लाल होता है, इसमें अगर आपको कोई विशेषण बताना है तो ये अगर विशेषण के अंदर गुणवाचक विशेषण में बताना है तो वहां पर हो जाएगा आपका रंगबोधक विशेषण। रंगबोधक विशेषण। आगे आकार बोधक विशेषण, तिकोना, चौकोर, गोल, वर्गाकार। मतलब कहीं पर भी कोई भी प्रश्न आए जिसमें किसी भी आकार के बारे में पूछा गया हो तो वो भी आप आसानी से बता देंगे कि यहाँ पर आकार बोधक विशेषण दिया गया है। दशा में लंबा, मोटा, पतला, चौड़ा, ये दशा बोधक
विशेषण हो गया, ये आपका गुण विशेषण में दिया गया है, मतलब गुण विशेषण के यहाँ पर ये 5 प्रकार दिए गए हैं जिनके अंतर्गत ये आते हैं। आगे गुणबोधक विशेषण, तो गुणबोधक विशेषण में जैसे ईमानदार, बेईमान, सुंदर, अच्छी, कपटी, या यहाँ पर अन्य तरीके के उदाहरण दिए गए हैं जैसे गद्दार। तो आगे दोस्तों परिणामवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे राधा ने 1 लीटर दूध पी लिया, तो यहाँ पर क्या है, परिणाम बता रहा है कि 1 लीटर दूध है वो पी डाला, तो यहाँ पर एक परिणाम हुआ जो 1 लीटर दूध है अब वो नहीं बचा होगा, तो यहाँ पर परिणाम निकल कर आ रहा है, तो यह आपका होगा परिणामवाचक विशेषण। इसी तरह नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है, तो यहाँ पर परिणाम बता रहा है कि 6 मीटर लंबी जो है साड़ी है। इसके बाद आपका आ जाता है क्रिया। क्रिया में क्या है, परिभाषा सबसे पहले देख लीजिए, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए तो वहां पर होता है क्रिया, उसे क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे यहाँ पर नोट दिया गया है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और क्रिया का निर्माण कैसे होता है, तो धातु में न प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे चल, पढ़, हंस, रो, तो इनमें जो प्रत्यय है ना जोड़ा गया है तो क्या हो गया, चल का चलना, पढ़ का पढ़ना, हंस का हंसना, रो का रोना। आगे क्रिया के भेद दिए गए हैं। क्रिया के भेद में या प्रकार में यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। क्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो वो आपने पढ़ा होगा पहले से, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कौन से, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। आगे दोस्तों, जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो और क्रिया का प्रभाव या फल सीधे कर्म पर पड़े या कर्म की संभावना पर पड़े तो वहां पर सकर्मक क्रिया होता है। आपको बात समझनी है, जैसे कहीं पर कोई भी कर्म हो रहा है या होने की संभावना है और वहां पर जो क्रिया का प्रभाव है, क्रिया का प्रभाव है, तो वो फल पर सीधा पड़े या फिर वहां पर कर्म की जो संभावना है, यानी जो किया गया कार्य है तो उसकी जो संभावना है उस पर पड़े, तो वहां पर क्या होगा, सकर्मक क्रिया। जैसे राम फल खाता है, राम गाना गाता है, राम पत्र लिखता है, ये उदाहरण दिए गए हैं। ये हो गया आपका, क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। आगे दोस्तों अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, जिस क्रिया में कर्म न हो, क्रिया का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर ट्रिक दी गई है, जैसे अगर काम खुद पर हो तो अकर्मक क्रिया होगी, अगर काम खुद पर हो तो क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। जैसे दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हंसना, जागना, रोना, सोना, नाचना, ओढ़ना, पीसना, तो अगर ये आप खुद करते हैं तो वहां पर क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। ये काम अगर खुद पर हो तो क्या होगी, अकर्मक क्रिया। क्रिया के अन्य भेद या प्रकार दिए गए हैं, जैसे पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया। तो दोस्तों ये आपके हो गए क्रिया के अन्य भेद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।